गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, अगर हम बात करें आज के द हिंदू फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आपको दो खबरें देखने को मिलेंगी विच आर बोथ रिगार्डिंग अ सर्टेन काइंड ऑफ ब्लास्ट जो कि हमें मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के अंदर देखने को मिला है। जैसे आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे कि कल भी हमने इस न्यूज़ को डिस्कस किया था कि कैसे एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर एक ब्लास्ट होता है। अब इसमें बताया ये जा रहा है कि टोटल 36 लोगों के मारे जाने की खबर है एंड 6 वर्कर्स यहाँ पे आपको अभी फिलहाल के लिए मिसिंग देखने को मिल रहे हैं। उसी तरह से तमिलनाडु में एक पटाखा फैक्ट्री के अंदर यहाँ पर एक्सप्लोजन हुआ एंड उसमें 8 वर्कर्स के मारे जाने की खबर है। तो देखो, इस तरह के जो इंसिडेंट्स होते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र में हो रहे हैं, चाहे तेलंगाना में हो रहे हैं, चाहे तमिलनाडु में हो रहे हैं, ये सारे डिफरेंट रीजंस की वजह से हो सकते हैं। कुछ कई बार ऐसा हो सकता है कि केमिकल भरते समय कुछ दिक्कत आ गई, कई बार शॉर्ट सर्किट की वजह से भी कुछ इस तरह के ब्लास्ट वगैरह हो जाते हैं। तो वो सारे जो रीजंस हैं, क्या वो सिक्योरिटी चेक्स हैं, वो हमें कहीं ना कहीं इंश्योर करने होंगे, उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करना होगा ताकि इस तरह के एक्सप्लोजन या जो ब्लास्ट होते हैं इनको हम कम से कम कर पाए, ऐसे इंसिडेंट्स को। दोस्तों, डेट है आज की 2 जुलाई 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू यहाँ पे जाके इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हूल दिवस के बारे में। दोस्तों, प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमारे ट्राइबल हीरोज को इस हूल दिवस के मौके के ऊपर यहाँ पर ट्रिब्यूट पे किया गया। तो एक्चुअल में ना, ये जो पर्टिकुलर डे है ये संथल रेबेलियन के एनिवर्सरी को यहाँ पे मार्क करता है। तो हमें थोड़ा सा संथल रेबेलियन के बारे में रिवाइज कर लेना चाहिए। आई एम वेरी श्योर आप सबने अपने हिस्ट्री बुक्स के अंदर पढ़ा ही होगा, राइट? दोस्तों, 1855 एंड 1856 में आपको संथल रेबेलियन देखने को मिलता है। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर दामिने को रीजन, राजमहल हिल्स, जो कि आज के समय के ऊपर झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, इन स्टेट्स में आपको ये देखने को मिलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर कौन से इंपॉर्टेंट लीडर्स थे। आई एम वेरी श्योर आप लोगों ने सिद्धू एंड कानू के बारे में सुना होगा। बेसिकली जो सिद्धू एंड कानू मुर्मू, जो अपने आप में दो ब्रदर्स हमें देखने को मिलते हैं, वो मेजर फेस थे इस रेबेलियन का। पर उसके अलावा चांद भैरव, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट थे एंड साथ ही साथ फूलो और जानो, जो कि दो वुमेन लीडर्स थी, उन्होंने भी यहाँ पे रोल प्ले किया। तो आप कह सकते हो कि वुमेन पार्टिसिपेशन भी इस रेबेलियन में अच्छा खासा था, राइट? अब इसके पीछे का कारण क्या है? देखो, आप सबने ट्राइबल रिवोल्ट्स पढ़े ही होंगे अपने हिस्ट्री बुक्स के अंदर एंड कहीं ना कहीं सारे ट्राइबल रिवोल्ट्स की ना सिमिलर कॉजेज हमें देखने को मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि उनकी जो लैंड है वो एक तरह से एक्वायर करने लग गए ब्रिटिशर्स, उनके कंट्रोल उनका छिनने लग गया, जमींदार ने कहीं ना कहीं कंट्रोल करने लग गए, प्लस उनके कल्चर के ऊपर एक तरह से इम्पैक्ट आया। जैसे आप लोगों ने डीकूस के बारे में सुना होगा, जिनको हम आउटसाइडर्स के नाम से जानते हैं। तो जब इस तरह से उनके कल्चर पे इम्पैक्ट होगा, उनसे जमीन छीनी जाएगी उनकी, तो कहीं ना कहीं इस तरह के रिवोल्ट फिर होते ही हैं, राइट? तो 1793 का दरअसल में परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, यानी कि जमींदारी सिस्टम जो आता है, वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट कॉज रहा है इस चीज का। इस एक्ट के माध्यम से जो संथल ट्राइब्स थे उनको अपनी ट्रेडिशनल लैंड से, ठीक है, उनको साइड किया गया, उनको डिस्प्लेस किया गया इन द एरियाज ऑफ भीरभूम एंड मानभूम, जो कि बंगाल में आज के समय आता है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में जमींदार को कंट्रोल दिया गया जमीन का एंड संथल्स को एक्सप्लॉइट किया गया एंड वहीं से उनका रिवोल्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। इस रेबेलियन के अंतर्गत आप नोटिस कर पाओगे कि काफी ये ऑर्गेनाइज्ड आपको रेबेलियन आपको देखने को मिलेगा। हालांकि ब्रिटिशर्स ने सप्रेस कर दिया इस रिवोल्ट को, जैसे बाकी उन्होंने रेबेलियंस को सप्रेस किया था, बट कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारी इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में कि किस तरह से हमारे जो संथल लीडर्स थे उन्होंने रेजिस्टेंस और यूनिटी यहाँ पे दर्शाई थी, ठीक है? तो ये हूल दिवस एंड साथ ही साथ अगर हमारे संथल रेबेलियन, इसके बारे में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन। देखो, क्वाड तो आप सब लोग जानते होंगे, है ना? कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश आपको क्वाड के मेंबर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड आप लोगों को क्वाड का पर्पस भी पता होगा कि किस तरह से हम जो चाहते हैं कि हमारा जो इंडो पैसिफिक है वो फ्री, ओपन, इंक्लूसिव हो, राइट? तो हमारी ये कोशिश भी है। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में ना 2024 में एक डिक्लेरेशन होती है जिसको हम जानते हैं विल्मिंगटन डिक्लेरेशन 2024 के नाम से। विल्मिंगटन दरअसल में यूएसए में आपको एक जगह देखने को मिलेगी, वहां पर क्वाड लीडर समिट हुआ था लास्ट ईयर एंड उसी में यहाँ पर ये डिक्लेरेशन देखने को मिली। एंड उसी डिक्लेरेशन में यही सेम बात जो मैंने आपको बताई, फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव एंड रेजिलियंट इंडो पैसिफिक की बात हुई,
जहां पर फोकस रहेगा रूल ऑफ लॉ के ऊपर, डेमोक्रेसी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। देखो डायरेक्टली हम कभी नहीं बोलते कि चाइना के अगेंस्ट है ये पर्टिकुलर क्वाड, बट डेफिनेटली जो चाइना की हरकतें हैं, राइट, जो चाइना रूल बेस्ड ऑर्डर को एक तरह से नहीं मानता है, ठीक है ना, खासकर इंडो पैसिफिक के अंदर, तो हम चाहते हैं कि हम चारों देश साथ में मिलकर एक तरह से ये इंश्योर करें कि इंडो पैसिफिक फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव रहे, राइट। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में एक यहाँ पर सी शिप ऑब्जर्वर मिशन यहाँ पे क्वाड के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया। अब इसमें क्या होगा, देखो ये जो चारों देश है, इंडिया, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इन चारों देशों के जैसे कोस्ट गार्ड जो है ना वो साथ में आएंगे, ठीक है ना। हर पर्टिकुलर कंट्री से दो दो लोग होंगे, यानी कि टोटल 8 लोग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब इस मिशन के अंदर या इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव में क्या है, आपको यूनाइटेड स्टेट्स की कोस्ट गार्ड कटर स्ट्रेटन देखने को मिल जाएगी। यानी कि बेसिकली ना जिस पर्टिकुलर जो यूएस कोस्ट गार्ड है, ठीक है, उसकी जो लीजेंड क्लास कटर आपको देखने को मिलेगी। बेसिकली कटर एक तरह की आप छोटी सी आप बोट कह सकते हो, बट कटर पता क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये पानी के थ्रू बहुत आराम से मूव कर जाती है, पानी को बहुत आराम से काटते हुए जाती है, दैट इज वाई इट इज नोन एज कटर। तो ये यूएस की कोस्ट गार्ड कटर स्ट्रेटन के ऊपर यहाँ पे एम्बार्क हुए हैं, एंड कोशिश यही है कि इंडो पैसिफिक का जो पूरा उनका फोकस है उसको यहाँ पर, उसमें मैरीटाइम कॉपरेशन को यहाँ पे बढ़ा पाएं, साथ में आपस में मिलकर कैसे काम करना है, इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाना, डोमेन अवेयरनेस, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे रेडी रह पाए। बाकी आप लोग नोटिस कर पाओगे हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, जिसको हम सागर डॉक्ट्रिन के नाम से जानते हैं, उसके साथ कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन करता है। एंड उसके अलावा आप सब लोगों ने IPOI के बारे में सुना होगा, इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव। दरअसल में 2019 में ईस्ट एशिया जब समिट हुआ था ना बैंकॉक में, वहीं पर भारत के द्वारा ही इस इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव को यहाँ पे लॉन्च किया गया था। एंड उसका भी पर्पस कहीं ना कहीं सागर डॉक्ट्रिन एंड हमारा जो क्वाड का बात है रिगार्डिंग द इंडो पैसिफिक रीजन, उसी को यहाँ पे स्ट्रेंथन करता है, ठीक है ना। इसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी, मैरीटाइम इकोलॉजी, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो इंडिया का ये जो इनिशिएटिव है उसको भी यहाँ पे मदद करेगा, क्वाड एट द सी शिप ऑब्जर्वर मिशन। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज योर ओटावा कन्वेंशन। दोस्तों अगर आप प्रीलिम बूस्टर के साथ रेगुलर हो तो हमने कुछ महीने पहले ओटावा कन्वेंशन पहले भी डिस्कस की थी। अगर नहीं याद आ रहा मैं आपको याद दिलवाता हूँ। देखो एक्चुअली पहली बात तो आप लोग ना लैंड माइन समझते हो, आप लोगों ने कई बार मूवीज में देखा होगा लैंड माइंस को, कि कई बार ऐसा होता है एक पर्सन जा रहा होता है, फिर यहाँ माइंस बिछी हुई होती हैं, जब वो उसके ऊपर पैर रखता है, राइट, तो एक हमें देखने को मिलता है कि सामने वाला पर्सन वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली वो डेटोनेट कर जाती हैं जब कोई उनके ऊपर पांव रखता है, उसके पास में से गुजरता है। इनको बोलते हैं हम लैंड माइंस, ठीक है। तो एंटी पर्सनल लैंड माइंस हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। अब ऐसा देखने को मिलता है कि 80% जो माइन के विक्टिम्स होते हैं ना वो कहीं ना कहीं सिविलियंस होते हैं। तो अगर इतने बड़े लेवल के ऊपर सिविलियंस को इम्पैक्ट कर रही हैं ये माइंस, जिनको नहीं एक्चुअली इम्पैक्ट करना चाहिए, तो कोशिश ये है हमारी कि हमारे पास एक ऐसी कन्वेंशन होती जिसके माध्यम से हम ये जो एंटी पर्सनल लैंड माइंस है इनका इस्तेमाल, इनका प्रोडक्शन, इनका स्टॉक पाइलिंग, वो कहीं ना कहीं एलिमिनेट कर पाए। एंड इसीलिए 1997 के अंदर हमें ओटावा कन्वेंशन देखने को मिलती है। इसको ओटावा कन्वेंशन भी बोलते हैं या फिर एंटी पर्सनल माइन बैन ट्रीटी के नाम से भी हम यहाँ पे जानते हैं। तो कोशिश यही है कि एक तो देश इस चीज़ का इस्तेमाल बंद करें एंटी पर्सनल लैंड माइंस का, एंड दूसरी चीज़ ये है कि जो भी इस तरह के विक्टिम्स है ना, जिन्होंने अपने लट से अपनी बॉडी का कोई पार्ट खो दिया है, ठीक है ना, परमानेंट डिसेबिलिटी हुई है, उनकी मदद करी जा पाए। ये थी ओटावा कन्वेंशन, ठीक है। 1997 में आपको ऑस्लो में आपको ये साइन होती हुई देखने को मिलेगी, एंड 1999 में ये इफेक्ट में भी आ जाती है। अब इसमें कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। पहली बात तो ये केवल एंटी पर्सनल माइंस को ही कवर करती है, यानी कि इसमें बाकी चीज़ें, एंटी टैंक माइंस, एंटी व्हीकल माइंस, वो चीज़ें कवर नहीं होती हैं अंडर द ओटावा कन्वेंशन। ओनली लोगों के पर्सपेक्टिव से जो माइंस हैं, एंटी पर्सनल माइन उसी को कवर करता है। प्लस एट द सेम टाइम जो कंट्री इसको ज्वाइन करेगी उसको विद इन 4 साल ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पर अपनी जितनी भी एंटी पर्सनल लैंड माइन स्टॉक पाइल है उसको खत्म करना पड़ेगा। देखो इसके अंदर ना इंडिया, यूएसए, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ये देश तो इसके मेंबर है ही नहीं, इन्होंने तो कभी साइन ही नहीं कर रखा, तो भारत ने नहीं किया हुआ साइन, आपको ये ध्यान में रखना है। पिछले कुछ महीनों के अंदर पोलैंड, लिथुएनिया, लातविया, इस्टोनिया, फिनलैंड, इन देशों ने ओटावा ट्रीटी को छोड़ दिया था पिछले कुछ समय के अंदर। उनको डर यही है कि भाई पता नहीं रशिया कहाँ क्या करेगा, आगे क्या नहीं करेगा, हमारे देश के ऊपर खतरा बढ़ सकता है,
तो उस कॉन्टेक्स्ट में इन देशों ने यहाँ पर ओटावा ट्रीटी को छोड़ा था। पर अभी क्या हुआ है, जो यूक्रेन है ना, उसने भी यहाँ पर ओटावा कन्वेंशन से विड्रॉ कर दिया है। तो ये बात भी आपको क्लियर होनी चाहिए कि कुछ मेंबर्स ने यहाँ पे छोड़ा है, बाकी ये सब जो देश आपके इंडिया, यूएसए, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ये तो कभी मेंबर इसके रहे ही नहीं, इन्होंने तो कभी इसको साइन ही नहीं किया। ये कुछ बातें आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स 2025। इसको थोड़ा सा हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, पहले आप लोग ये बताओ, क्या आप लोग कोऑपरेटिव्स का मतलब समझते हो? आई एम वेरी श्योर आपने इकोनॉमिक्स के अंदर या इवन आपके जीएस पेपर 2 के अंदर आप सब ने कोऑपरेटिव्स के बारे में पढ़ा होगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, उसको आपको कोऑपरेटिव्स की और क्लैरिटी होगी। जैसे आप लोगों ने अमूल का नाम सुना है। अब अमूल क्या है? अमूल में आप नोटिस कर पाओगे कि बहुत सारे फार्मर्स थे, वो कहीं ना कहीं इकट्ठे हुए, तो कहीं ना कहीं जो दूध प्रोक्योर किया गया, प्रोसेस करके बेचा गया, उसका फायदा उन किसानों को हुआ, राइट। ये अमूल एक डेयरी कोऑपरेटिव है। उसी तरह से अगर हम बात करें, आप लोगों ने लिज्जत पापड़ के बारे में सुना होगा। ये एक वर्कर कोऑपरेटिव देखने को मिल जाता है, जहां एक बिजनेस को महिलाएं ओन करती हैं एंड प्रॉफिट आपस में शेयर करती हैं। आपने इस तरह से अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स भी देखे होंगे, जहां पर लोग इकट्ठा हुए, ठीक है, जो उसका मेंबर है वही उसका ओनर है उस बैंक का, एंड अकॉर्डिंगली वो यहाँ पे लोन प्रोवाइड करते हैं। तो एक्चुअल में ना कोऑपरेटिव होता कुछ नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे लोग आपस में इकट्ठा आते हैं, ठीक है ना, एंड साथ ही साथ अपना वन मेंबर वन वोट, ठीक है ना, सबका सब लोग उसके यहाँ पे एक तरह से ओनर यहाँ पे बन जाते हैं, जो भी लोग उसको मिलकर बनाते हैं, ठीक है ना। तो वन मेंबर वन वोट के प्रिंसिपल पे काम करता है, एंड उसके माध्यम से जो भी उनके गोल्स होते हैं, जो भी उनकी नीड्स होती हैं, उनको यहाँ पे वो फुलफिल करते हैं। एक वॉलेंट्री एसोसिएशन लोगों की देखने को मिल जाएगी, उसको बोलते हैं आपका कोऑपरेटिव। जो भी प्रॉफिट होगा वो मेंबर्स में अकॉर्डिंगली शेयर कर लिया जाता है, राइट। तो ये तो कोऑपरेटिव का हमने समझा कि हाँ यार, कोऑपरेटिव बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ है एंड इम्पॉर्टेंट भी है। तो हम यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे कि यूनाइटेड नेशन ने, पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ, यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव 2025 जो है, ठीक है, उसको यहाँ पे ऑफिशियली अभी लॉन्च किया गया एट द ICA ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस एंड जनरल असेंबली इन न्यू दिल्ली, ठीक है ना। तो इसमें यहाँ पे लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो आप नोटिस कर पाओगे 2024 में इनफैक्ट ना, जो UNGA था उसने 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव यहाँ पे घोषित किया था। एंड आप नोटिस कर पाओगे कि इस बार की थीम यही है कि कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। कोऑपरेटिव्स का इम्पैक्ट, कोऑपरेटिव्स की वजह से जो आपका सस्टेन डेवलपमेंट गोल अचीव करने में मदद मिलती है, उन सब की वजह से इतने ज़्यादा हमने इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव 2025 यहाँ पे इसको बताया है, ठीक है। तो डेफिनेटली सस्टेन डेवलपमेंट के अंदर ये मदद करता है। बाकी ये जो इवेंट है, ये कोपैक, कमेटी फॉर प्रमोशन एंड एडवांसमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स, जो कि एक आपकी डिफरेंट यूएन एजेंसीज के बीच में एक पार्टनरशिप है, उसने यहाँ पे इसको यहाँ पे किया। तो आप नोटिस कर पाओगे कि ये जो आपका इवेंट था, जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन ने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया, इसमें कोशिश यही थी कि कोऑपरेटिव सेक्टर को हम और बेहतर कर पाएं। तो इसमें आप नोटिस कर पाओगे कि बताया गया कि आने वाले समय के अंदर हम एक पॉलिसी बनाएंगे, नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी, ठीक है, जो अगले 20 साल की बात करेगी, कि 2025 से लेकर 2045, ठीक है, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो 2047, जब कहीं ना कहीं हमारी आज़ादी के 100 साल कंप्लीट होंगे, तो वहां पर कोऑपरेटिव्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहने जा रहा है, इसको यहाँ पे हम नोटिस करेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए एक पॉलिसी बनाई जाएगी, प्लस स्टेट को बोला जाएगा कि भाई आप अपनी अपनी कोऑपरेटिव पॉलिसी बनाओ, ठीक है, अपनी अपनी लोकल नीड्स के हिसाब से, एंड इस तरह की पॉलिसी आप 31 जनवरी 2026 तक आप यहाँ पे बता दो। साथ ही साथ गुजरात में देखो कोऑपरेटिव्स ने काफ़ी फोकस किया गया है, एंड इनफैक्ट जो मैं बात कर रहा था आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ये दरअसल में आनंद आपको गुजरात में ही देखने को मिलता है, अमूल वहीं से आपका स्टार्ट हुआ, राइट। तो ये जो इतने सक्सेसफुल हमें मॉडल्स हमें गुजरात से देखने को मिले हैं, जो उनका कॉपरेशन अमंग कोऑपरेटिव्स मॉडल है, तो कहीं ना कहीं हम पूरे देश भर में उसको यहाँ पे प्रमोट करेंगे। बाकी आप लोग जानते होंगे कि जब मैं बात करता हूँ कोऑपरेटिव्स की, तो आप लोगों ने इकोनॉमी में कोऑपरेटिव्स का बैंकिंग का स्ट्रक्चर देखा होगा। जैसे आपको स्टेट लेवल के ऊपर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स देखने को मिलते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर DCC बेस्ड डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, एंड विलेज लेवल के ऊपर आपको प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज पैक्स देखने को मिलती हैं। तो ये जो इवेंट था ना, इसने यहाँ पे इवन इन पैक्स की भी डिस्कशन करी कि किस तरह से गाँव के अंदर, ठीक है ना, फाइनेंशियल बैकबोन हम यहाँ पे ठीक कर सकते हैं, एग्रीकल्चर को और ज़्यादा लोन प्रोवाइड करके, वो सब भी यहाँ पे डिस्कस हुआ। साथ ही साथ डेयरी एंड फिशरीज कोऑपरेटिव्स के ऊपर यहाँ पे फोकस रखना चाहिए। एंड इसके अलावा एक ना लास्ट ईयर एक स्कीम आई थी, वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज स्कीम विद इन द कोऑपरेटिव सेक्टर। इसमें भी पैक्स का इंपॉर्टेंट रोल रहेगा कि आप
जो ग्रेन स्टोरेज है उसको आप थोड़ा सा बेहतर कर पाओ, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज आते हैं ग्रेन स्टोरेज के कॉन्टेक्स्ट में। तो उसके लिए भी यहाँ पे जो स्कीम थी कोऑपरेटिव्स का सहारा जहाँ पे लिया जा रहा था, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन भी इंपॉर्टेंट है कोऑपरेटिव्स के थ्रू भारत देश के लिए। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, अगला टॉपिक हमारे सामने है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। सबसे पहली बात तो कि ये जो रिपोर्ट आई है इसको रिलीज कौन करता है? द आंसर इज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये साल में 2 बार रिलीज होती है, एक होती है जून या जुलाई में और एक होती है रफली दिसंबर के आसपास। तो 6-6 महीने के बाद रफली आपको साल में 2 बार आपको ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आरबीआई के द्वारा रिलीज होती हुई देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब अंडरस्टैंड ये करना कि यहाँ पर ना जो असेसमेंट किया गया है वो एफएसडीसी की सब कमेटी के द्वारा किया गया है। अब आप पूछोगे ये क्या है सर एफएसडीसी और ये सब कमेटी क्या है? मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो हमारे यहाँ ना एक काउंसिल है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। इसमें आप समझना, देखो एक होता है हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है, उसके अलावा आपका आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई, ठीक है ना, पीएफ आरडीए पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है ना। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट आप नोटिस कर पाओगे हमारे पास एंटिटीज हैं। अब ये आपस में कोऑर्डिनेट कर रही हैं नहीं कर रही, इन रेगुलेटरी बॉडीज के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन है या नहीं है, वो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हमारे पास एक एंटिटी हो। तो वो एंटिटी और कोई नहीं, हमें एफएसडीसी ही देखने को मिलती है। ध्यान रखना 2010 में इसको बनाया गया था और ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि ना संविधान में मेंशन्ड है ना ही किसी कानून में। तो यानी कि दिस इज अ एग्जीक्यूटिव बॉडी, ठीक है। और इसको हेड कौन करते हैं? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। ध्यान से सुनना, ये एफएसडीसी की बात कर रहा हूँ कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसको हेड करते हैं। बाकी इसके अलावा मैंने बताया जैसे आपके रेगुलेटर्स हो जाएंगे, फाइनेंशियल सेक्रेटरी हो जाते हैं। बाकी इसके अलावा भी 2018 में कुछ और मेंबर्स ऐड किए गए थे ताकि और बेहतर ढंग से कोऑर्डिनेशन हो पाए, ठीक है ना। तो ओवरऑल फाइनेंशियल सेक्टर को डेवलप करना, रेगुलेटरी बॉडीज के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन लेकर आना, फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाना, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया, ये सारे इश्यूज यहाँ पे ये देखता है। पर इंपॉर्टेंट बात पता क्या है? यहाँ इसकी एक सब कमेटी भी देखने को मिलती है। सब कमेटी में पता क्या होता है? आपके आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं ना, वो चेयरमैन होते हैं। एक्चुअली पता क्या है, एफएसडीसी उतना रेगुलरली नहीं मिल पाता, तो कोई बात नहीं, हमारे पास एफएसडीसी की सब कमेटी है, वो यहाँ पे रेगुलरली यहाँ पे मिलती रहती है, काफी रेगुलर बेसिस के ऊपर ये दे कीप ऑन मीटिंग, ठीक है ना। तो एक्चुअल में ना जो मैं बात कर रहा था, एफएसडीसी की सब कमेटी ने ही दरअसल में असेसमेंट करी है कि भारत के ऊपर आज के समय क्या खतरा है एंड भारत के सामने आने वाले समय में क्या खतरे हो सकते हैं। वो सारे खतरे उन्होंने यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो आरबीआई रिलीज करता है उसमें यहाँ पे मेंशन है। अब क्या क्या खतरे हैं, क्या फायदे बताए गए हैं, देखो आप नोटिस कर पाओगे अगले साल भी हमारी जो जीडीपी है वो रफली 6.5% के आसपास ग्रो करेगी, विच इज अ डिसेंट ग्रोथ। उसके अलावा हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक फंडामेंटल अच्छे हैं, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज हमारी अच्छी बन रही हैं, हमारे यहाँ महंगाई भी काफ़ी हद तक कंट्रोल में है। जैसे आप नोटिस कर पाओगे मई 2025 में हमारी जो महंगाई सीपीआई नंबर्स आए थे वो 2.8% था, जो फरवरी 2019 के बाद से सबसे कम आंकड़ा है। तो इन्फ्लेशन इज फेयरली इन कंट्रोल अभी करंटली। साथ ही साथ हम बैंकिंग सिस्टम की बात करें या नॉन बैंकिंग सेक्टर्स की बात करें तो वहाँ भी चीज़ें सही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग सुनते होंगे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के बारे में, है ना। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ये बताता है कि आपके पास टोटल कैपिटल कितना है एज कम्पेयर टू योर रिस्क वेटेड एसेट्स। ये जितना ज़्यादा होता है उतना ही एक बैंक ज़्यादा स्टेबल होता है। तो हमारे यहाँ पे कैपिटल बफर भी ठीक ठाक पड़ा हुआ है, प्लस हमारे यहाँ एनपीए जो रेशो है, ठीक है ना, ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए, इनके नंबर्स कंफर्टेबल हैं। एंड साथ ही साथ यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी भी है बैंक्स की, जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉफिट एज कंपेयर टू योर लोन्स वगैरह अगर हम बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी में भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। कॉर्पोरेट बैलेंस शीट भी अच्छी ही चल रही हैं, तो सब जगह मोटा मोटा चीज़ें सही ही हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के पास पैसा ठीक ठाक है, कैपिटलाइज्ड है, तो अगर कुछ समस्या भी आती है कोई डरने वाली ज़्यादा बात नहीं है। एनबीएफसीज के पास भी आपको साइजेबल कैपिटल बफर देखने को मिल जाएगा। म्यूचुअल फंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, ठीक है ना, इंश्योरेंस सेक्टर, ये भी ठीक चल रहे हैं। हालांकि देखो ज़्यादातर रिस्क कैटेगरीज में जो रिस्क डाला गया है वो मीडियम रिस्क यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। 92% रिस्पॉन्डेंट्स ने ये बोला कि उनका कॉन्फिडेंस या तो हाई है हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में या अनचेंज्ड आपको देखने को मिल जाएगा। बट दुनिया भर में देखो ये जो युद्ध चल रहे हैं, ठीक है ना, कई बार डॉलर्स का यहाँ से बाहर जाना, प्लस ये ट्रेड का स्लो डाउन हो जाना, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अलग अलग तरह के एक्शन लिए जाना, ये सब कहीं ना कहीं थोड़े से हमारे सामने शॉर्ट टर्म थ्रेट्स आपको देखने को मिलेंगे। बाकी देखो जो ओवरऑल लोन है, जो डेट है, उसका बढ़ना भी पूरी दुनिया के अंदर वो भी एक अपने आप में चिंताजनक विषय है,
कि अगर इतना ज़्यादा डेट सर के ऊपर हो चुका है तो आने वाले समय उसको वापस कैसे किया जाएगा। तो पूरी दुनिया में इसके रिगार्डिंग थोड़ी ग्लोबल अनसर्टिनिटी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये सब चीज़ें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अंदर बताई गई हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, दैट इज न्यू स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स डिस्कवर्ड इन 2024। हमारी जो मिनिस्ट्री है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसने अपनी एनुअल रिपोर्ट निकाली है बायोडाइवर्सिटी डिस्कवरीज के रिगार्डिंग। अब नोटिस करना, यहाँ पे दो पब्लिकेशंस हैं, एक तो है आपकी एनिमल डिस्कवरीज की जिसको जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने निकाला है, और एक आपकी प्लांट डिस्कवरी की जिसको बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पे निकाला है। अब देखते हैं इन्होंने क्या क्या बातें बोली हैं। देखो, बहुत ज़्यादा हर चीज़ तो हम याद नहीं रख पाएंगे इस पर्टिकुलर बुकलेट की, बट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जैसे फॉर एग्जांपल 2024 में हमने 683 स्पीशीज को हमारे फॉनल डेटाबेस में डाला, ठीक है, जो आपका एनिमल्स के रिगार्डिंग होता है। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो नंबर्स आए ना वो केरला से थे, 101, ठीक है। 683 में से 101 तो हमारे केरला नहीं दिए, बाकी कर्नाटका, तमिलनाडु, ये टॉप 3 स्टेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, इन सब से भी कॉन्ट्रीब्यूशन आया, पर चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, तेलंगाना, ठीक है ना, ये अपना जो नॉर्थ इंडिया वाला मोस्ट रीजन है, यहाँ से सबसे कम नंबर ऑफ स्पीशीज हमें यहाँ पे देखने को मिली। बाकी अगर हम बात करें ना, यहाँ पर आप ना कुछ नाम जरूर ध्यान रखना। कई बार यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि यार ये जो पर्टिकुलर नाम है द्राविडोसेप्स गॉइनेसिस, ये आखिर है क्या। तो आपको ध्यान में रखना है ये एक रेप्टाइल स्पीशीज है जिसको हमने रिसेंटली डिस्कवर किया था। उसके अलावा एक और स्पीशीज है एंग्यूकुलिस डीकैप्रियो। अब डीकैप्रियो आप लोग जानते होंगे, लियोनार्डो डीकैप्रियो, ठीक है ना, जो कि अपना बहुत ही बढ़िया एक्टर हैं, ठीक है। तो वो इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा वोकल रहते हैं, अक्सर वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात करते रहते हैं। तो एक स्पीशीज़ जो हमने डिस्कवर की थी एंग्यूकुलस डीकैप्रियो, नाम हमने इसलिए दे दिया क्योंकि लियोनार्डो डीकैप्रियो ने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए बहुत अच्छा काम किया है। तो ध्यान रखना, ये जो है ये भी आपकी एक फॉनल स्पीशीज़ ही देखने को मिल जाएगी। बाकी अगर हम दोस्तों बात करें फ्लोरल डिस्कवरीज की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि 433 इस तरह की एडिशंस करी गई हैं 2024 के अंदर। एंड फिर से यहाँ मैक्सिमम प्लांट डिस्कवरीज कहाँ से हुई हैं, केरला से, उसके बाद महाराष्ट्र एंड देन उत्तराखंड। हमारे जो हॉटस्पॉट रीजन जैसे आपका वेस्टर्न घाट्स हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हो गया, इन्होंने टोटल 35% कॉन्ट्रीब्यूट किया है टू द न्यू डिस्कवरीज, ठीक है। तो यहाँ से अच्छी खासी डिस्कवरीज होती हैं। तो बाकी इसके अंदर हॉर्टिकल्चर, मेडिसिनल, एग्रीकल्चर, ऑर्नामेंटल प्लांट्स जैसे आपके लेग्यूम्स, ऑर्चिड्स, इन सबको भी यहाँ पे ऐड ऑन किया गया। इसमें भी आप यहाँ पे नाम देख सकते हो कि कौन कौन सी ऑर्चिड स्पीशीज यहाँ पे मेजर डिस्कवर करी गई, ठीक है ना। ये पॉपुलर है थोड़ी सी, बुल्बोफाइलम, ठीक है, गोपालिनियम, ठीक है, उसके अलावा कोलेजिन त्रिपुरेंसिस, ठीक है ना, इसके अलावा गैस्टोडिया इंडिका, गैस्टोडिया सिक्मेंसिस, ठीक है ना। तो ध्यान रखना ये ऑर्चिड स्पीशीज है। डायरेक्ट क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो हमें इनके नाम हमें थोड़े से याद रहने चाहिए कि हाँ ये ऑर्चिड स्पीशीज देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये जो फ्लोरल वाला था ये किसने किया है, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, और जो फॉनल वाला था वो किसने किया है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। थोड़े थोड़े पॉइंटर्स इनके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1890 में बनाया गया और ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत काम करता है। एंड इसका पर्पस यही है कि आपकी जो फ्लोरिस्टिक स्टडीज़ हैं वाइल्ड प्लांट्स की वो यहाँ पे करी जा पाएँ। तो एक्सप्लोरेशन करना, असेसमेंट करना, पब्लिकेशंस निकालना रिगार्डिंग प्लांट बायोडाइवर्सिटी, वो यही करता है। इसके हेडक्वार्टर कोलकाता में है, हालांकि डिफरेंट आपको रीजनल सर्कल्स जो हैं दुनिया भर के, मतलब सॉरी देश भर के अलग अलग पार्ट्स में देखने को मिलेंगे, बट हेडक्वार्टर्स आर इन कोलकाता। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत ही है। एंड इसको 1916 के अंदर यहाँ पे बनाया गया था। इसके हेडक्वार्टर्स भी कोलकाता के अंदर ही हैं एंड इसके भी टोटल रीजनल सेंटर्स देश भर में देखने को मिलेंगे। सिमिलर काम है, पर ये काम करता है किसके रिगार्डिंग, आपके फॉनल रिसोर्सेज के रिगार्डिंग, ठीक है ना। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। बात करें दोस्तों ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, एक बार आप इनको पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, फिर अकॉर्डिंगली हम कल इसको डिस्कस कर लेंगे। कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था एक था टर्मरिक के रिगार्डिंग, ठीक है ना। टर्मरिक या हम हल्दी की बात करें तो दोस्तों भारत जो है ना वो दुनिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हल्दी का, ना कि आपका चाइना। सो दैट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तानसेन की बात करें तो दोस्तों तानसेन जो था ना वो कार्नेटिक म्यूजिशियन नहीं बल्कि हिंदुस्तानी म्यूजिशियन, आपका क्लासिकल म्यूजिशियन आपको देखने को मिलते हैं 16वीं सेंचुरी में। तो ये भी आपका इनकरेक्ट है। लास्ट स्टेटमेंट की बात करें हांगकांग कन्वेंशन की, तो यस 2019 में ही ऐसा हुआ था। दिस स्टेटमेंट इज इंडीड द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।